क्या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दी है? अगर करवा दी है तो आपने कहीं इन गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर दी? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां हैं जिनसे आपने रिटर्न फाइलिंग के दौरान बचना है, और अगर आप ये गलती कर चुके हैं या आप गलती से बचना चाहते हैं तो इसका क्या हल है, आपने क्या करना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है, रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को कैसे सिक्योर बनाना है और स्मूथली चलाना है। याद रखिएगा कि एक छोटी सी गलती आपको FBR के नोटिस का और इवन के पेनल्टीज का सामना करवा सकती है, बड़े से बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। तो इन छोटी छोटी गलतियों पे आपने नजर रखनी है। कौन सी है वो गलतियां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये गलतियां ना सिर्फ आपको नोटिस और पेनल्टीज तक ले जा सकती हैं, बल्कि आपका अकाउंट ऑडिट करवा सकती हैं, जिसके बाद आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं हूं एडवोकेट खालिद बारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 10 बड़ी गलतियां हैं जो रिटर्न फाइलिंग के दौरान बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको नोटिस आते हैं, पेनल्टीज लगती हैं और उनके अकाउंट का ऑडिट होता है। बहुत सारे लोगों को इन गलतियों का नहीं पता, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड पे मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि डेडलाइन को मिस कर देते हैं। पाकिस्तान में जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है वो अमूमन 30 सितंबर होती है, और अक्सर हुकूमत उसको एक्सटेंड कर देती है। समटाइम वो 15 सितंबर तक जाती है और समटाइम 15 अक्टूबर तक भी चली जाती है। तो आपने ये करना है कि अपनी डेडलाइन को मीट करने के लिए एक्सटेंशन का इंतजार नहीं करना, अपनी रिटर्न को डेडलाइन से पहले पहले फाइल कर देना है, यानी कि 30 तारीख से पहले पहले फाइल कर देना है। इवन कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं भी हैं तो फिर भी आपने अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। ये बहुत बड़ा जुमला मैं बोल रहा हूँ वो इस वजह से कि रिटर्न गलत फाइल करने का नुकसान कम है, डेडलाइन को मीट ना करना उसका नुकसान ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपका जो फाइलर स्टेटस है वो आप लूज़ कर सकते हैं, आपको पेनल्टी लग सकती है, आपके अकाउंट का रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। तो बजाय इसके कि आप डेडलाइन को मीट ना करें, आखिरी तारीख गुजार दें, इससे पहले पहले आप अपनी जैसी भी रिटर्न है उसको फाइल कर दें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दिया है उसको ऐसे ही रहने देना है। हाँ, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए हैं जो आपने उसमें नहीं लगाए, कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है जो वहाँ पे आपने पुट नहीं की, तो आपने उसको रिवाइज कर लेना है। विद इन 60 डेज आप उसको रिवाइज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। 60 डेज से अबव जब होते हैं तो कमिश्नर साहब की अप्रूवल की जरूरत होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि विद इन 60 डेज आप उसको रिवाइज कर लें, लेकिन आपने डेडलाइन को मिस नहीं करना। इसका आसान सा हल ये है कि जुलाई से रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होती है और सितंबर तक उसकी आखिरी तारीख होती है, जो कि इनफ टाइम है 3 महीने का। तो आप ईजी होकर इस 3 महीने में ईजिली अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और इकट्ठे करके अपनी रिटर्न ड्राफ्ट करके अपने कंसल्टेंट को रिटर्न फाइलिंग का कहें और अपनी रिटर्न फाइल करवा लें। अगर आप खुद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 1 हफ्ता चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। मेरे क्लाइंट्स को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी रिटर्न हम टाइम पे सबमिट करवा देते हैं। जैसे ही रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है हम उनको मैसेज कर देते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दें, वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करते हैं और हम डेडलाइन से पहले पहले उनकी रिटर्न फाइल करवा देते हैं। इसलिए उनको आखिरी तारीख का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, और ये भी उनको हम अपडेट करते रहते हैं कि कब रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उनको अपडेट भी मिलती रहती है और परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी इनकम को सही तरीके से डिक्लेयर नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे एक सैलरी पर्सन की जो इनकम है वो सैलरी टैब में ही डिक्लेयर होनी है और बिजनेस पर्सन की इनकम बिजनेस टैब में होनी है, लेकिन अक्सर जो अनवेरीफाइड कंसल्टेंट्स होते हैं वो लोग अपनी लाशोरी की वजह से, कम इल्मी की वजह से अपनी इनकम को किसी और टैब में डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर FBR इंस्टेंटली उनके अकाउंट पे रेड फ्लैग लगा देता है, उनका अकाउंट ऑडिट करता है, फिर उनको नोटिस भेजता है और उनसे रिकॉर्ड वगैरह तलब करता है, जिसके बाद फिर उनको जुर्माना वगैरह भी होता है। इसकी आजकल बहुत बड़ी मिसाल फ्रीलांसर्स की केसेस में हो रही है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स को इवन का नहीं पता कि फ्रीलांसर की इनकम किस टैब में डिक्लेयर होनी है, तो इस गलती का खुमियाजा फिर क्लाइंट को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो देनी है, अपनी रिटर्न उसी टैब में डिक्लेयर करवानी है जो इनकम आपकी बनती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सेक्शन 149 के तहत आपकी इनकम डिक्लेयर होनी है, तो उस टैब में ही अपनी इनकम डिक्लेयर करवाएं। इसी तरह बिजनेस इनकम जो है वो बिजनेस टैब में डिक्लेयर करवाएं, और अगर आप प्रॉपर्टी से रेंट लेके अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग टैब है। और इसी तरह अगर कोई ऐसी इनकम है जो किसी भी टैब में आपकी नहीं बनती तो उसको अदर सोर्सेज में डिक्लेयर करवाएं। लेकिन प्रॉपर रिटर्न फाइल होना, प्रॉपर आपकी इनकम डिक्लेयर होना, ये सबसे ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपने जो टैक्स उन्होंने ऑलरेडी पे किए होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं या आपने बैंक को विद होल्डिंग टैक्स पे कर रखा है प्रॉफिट की सूरत में, यानी कि आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे
विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं लेते। तो इसका नुकसान ये होता है कि जब आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो अगर आपकी इनकम पे कोई टैक्स बनता है तो वो आपको पे करना पड़ जाता है। अगर आपने डिडक्शन सर्टिफिकेट लिए होते और अपने टैक्स को क्लेम किया होता रिटर्न में तो आप टैक्स से बच सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग सेल टैक्स यानी कि जो कहीं पे खाना खाया था वहाँ पे उन्होंने बिल पे किया तो वहाँ पे एक टैक्स होता है जिसको सेल टैक्स बोलते हैं, जिसको GST भी बोलते हैं। उसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये भी हम अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो वो आप एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं, उसको आप एडजस्टमेंट में नहीं कर सकते, उसकी एडजस्टमेंट नहीं ले सकते। फोर्थ नंबर पे ये गलती बहुत लोग करते हैं कि अपनी इनकम को सही तरीके से डिक्लेयर नहीं करते। मिसाल के तौर पे उनकी बैंक स्टेटमेंट कुछ और जाहिर करती है और रिटर्न में उनकी इनकम कुछ और डिक्लेयर हुई होती है। बैंक स्टेटमेंट ये बताती है कि उनकी इनकम 1 लाख के हिसाब से आ रही है, जबकि टैक्स रिटर्न में उनकी इनकम 50,000 रुपये के हिसाब से डिक्लेयर हुई होती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है जो FBR की नज़रें जब उन पे पड़ती हैं रिटर्न पे तो फिर FBR उनको पकड़ लेता है और जितना फ़र्क आ रहा होता है उसके हिसाब से उनको फ़ाइन करता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए। अपनी रिटर्न को फाइल करने से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को सामने रखें और ये देखें कि क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच कर रही हैं, कोलैबोरेट हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। अगर तो चीज़ें सही हैं तो फिर ही उसको फाइल करें। 5वें नंबर पर जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि अपनी वेल्थ को डिक्लेयर नहीं करते। लोग ये समझते हैं, डरते हैं कि कहीं हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी गाड़ियों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर कर देंगे तो FBR को पता चल जाएगा और FBR हमें टैक्स लगा देगा या हमसे पूछेगा कि ये माल आपके पास कहाँ से है, मुझे इसका सबूत दो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। याद रखिएगा कि आपकी जो पहली रिटर्न होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपके जितने भी एसेट्स होते हैं आपने उनको ईमानदारी के साथ सही तरीके के साथ प्रॉपरली डिक्लेयर कर देना होता है। अगर आप अपनी पहली रिटर्न में अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते तो फिर FBR के पास भी सारा रिकॉर्ड होता है। FBR के पास लैंड रिकॉर्ड होता है, गाड़ियों का रिकॉर्ड होता है, बैंक का रिकॉर्ड होता है कि आपके पास कितना माल है। जब आपकी टैक्स रिटर्न में वो चीज़ डिक्लेयर नहीं होती तो फिर FBR आपसे पूछता है कि ये चीज़ आपने डिक्लेयर नहीं की, क्यों नहीं की, इसका हमें जवाब दें और इसका हमें जुर्माना भी दें। इसलिए अपनी पहली रिटर्न में अपने तमाम एसेट्स को प्रॉपर्ली डिक्लेयर करवाएं। हाँ, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और आपने अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया या प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को, मेरी सर्विस भी ले सकते हैं, हायर करके अपने एसेट्स को डिक्लेयर करवाएं। ऐसा नहीं है कि वो एसेट्स डिक्लेयर नहीं हो सकते। ऑडिट होने से पहले, जुर्माना लगने से पहले आप उनको ऐड करवा सकते हैं, अपनी रिटर्न्स को रिवाइज करवा सकते हैं या एक्स्ट्रा टैक्स पे करके उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। 6th नंबर पे लोग ये गलती करते हैं कि उनके जो फॉरेन एसेट्स या इनकम होती है उसको छुपाते हैं, डरते हैं कि कहीं हमें टैक्स ना पे करना पड़ जाए। तो याद रखिएगा कि अपनी फॉरेन इनकम को, फॉरेन एसेट्स को आपने लाजमी डिक्लेयर करना होता है, बशर्ते कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। सिर्फ उस केस में आप वॉलंटियरली ये सब कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपके पास नाइकोब कार्ड है या POC कार्ड है या आपके पास बैरून मुल्क का वर्क वीज़ा है। सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर आप 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन हासिल है, आप ओवरसीज की कैटेगरी में आ जाते हैं, बशर्ते कि आपके पास कार्ड हो नाइकोब का या POC हो या वर्क वीज़ा हो। इस सूरत में आपके लिए फॉरेन एसेट्स का रिकॉर्ड रखना, उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर आप वॉलंटरली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 7वीं बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अक्सर जो डिडक्शंस नहीं हुई होती उनको क्लेम कर लेते हैं या अगर हुई होती हैं तो विदाउट प्रूफ उनको क्लेम कर लेते हैं। रिटर्न में जो भी चीज़ आपने क्लेम करनी है उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने कोई एजुकेशन के लिए बिल पे किया है, कोई मेडिकल के लिए बिल पे किया है या इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई है, उसको आपने क्लेम करना है तो उसका आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। इवन कि अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट में अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह डिक्लेयर करनी है तो उसका भी एविडेंटरी प्रूफ आपके पास होना ज़रूरी है। सेक्शन 60 to 63 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि आपकी तमाम डिडक्शंस जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप किसी फेक डिडक्शन को क्लेम करते हैं जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आपको FBR के ऑडिट का, नोटिस का और पेनल्टीज का सामना होगा। 8th नंबर पे लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी और बेसिक गलती है, वो ये है कि अनवेरिफाइड एजेंट्स
के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं, जिनको मैं अक्सर अपनी वीडियो में नीम हकीम भी कहता हूँ। अपनी रिटर्न सारी उनके हवाले कर देते हैं और उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखते और वो जैसे ही रिटर्न फाइल करता है उसको करने देते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक हमेशा लाइसेंस टैक्स लॉयर से अपनी खिदमात लेनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है। अगर आप फाइलर होना चाहते हैं या रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप मेरी लॉ फर्म की सर्विसेज ले सकते हैं। मैं एक लाइसेंस टैक्स लॉयर हूँ और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही सर्विसेज लें, किसी भी टैक्स लॉयर से आप अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो ऑथेंटिक हो, कोई फेक पर्सन या कोई नीम हकीम ना हो। एक पंजाबी कहावत है कि नीम हकीम जान का घाटा। थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपना काम नीम हकीम से ना करवाएं, एक्स्ट्रा पैसे थोड़े से भर के एक अच्छे प्रोफेशनल टैक्स लॉयर से काम करवाएं ताकि आपको बाद में रोना ना पड़े। नेक्स्ट, लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड नहीं रखते अपने पास। याद रखिएगा कि FBI 5 साल तक का रिकॉर्ड आपसे मांग सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि 5 साल तक के जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, प्रॉपर्टी रिसीप्ट्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास एविडेंटरी प्रूफ डॉक्यूमेंट्री होने चाहिए। 5 साल तक का रिकॉर्ड आपने कोशिश करना है कि संभाल के रखें। और मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि आपने 1 साल ऐड और कर लेना है, 6 साल तक का रिकॉर्ड आपने पास रखना है, क्योंकि अक्सर FBI का जो 5 साल की गिनती है वो 6 सालों में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि टैक्स सीजन का जो ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा होता है और अक्सर लोग 30 दिसंबर आखिरी तारीख समझते हैं, जो कि 30 सितंबर होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 5 साल की बजाय 6 साल तक का रिकॉर्ड रखें, ताकि आपको ये टैक्स ईयर का जो पीरियड है उसको समझने में मुश्किल ना हो, आसानी हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने आप को फ्री समझते हैं और अपना SMS, ईमेल या FBI पोर्टल चेक नहीं करते, और बाद में 1 साल बाद जब वो अपनी रिटर्न फाइल करवाने जाते हैं, जब अपना वो डैशबोर्ड ओपन करते हैं या उनका जो कंसल्टेंट लॉयर जब उनका डैशबोर्ड ओपन करता है तो देखता है कि उनको नोटिसेज आए हुए हैं जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप कोशिश करें कि महीने में 1 बार अपना FBI अकाउंट लाजमी विजिट करें, चेक करें कि नोटिस तो नहीं आया हुआ। हाँ, अगर कोई नोटिस आया हुआ है तो फ़ौरन उसका रिप्लाई करवाएं, उसकी फाइलिंग करवाएं अपने लॉयर से, अपने कंसल्टेंट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड पे मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, वो ये है कि हमेशा अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले FBI के मालूमात टैब में जाके रिकॉर्ड देखें कि FBI के पास जो रिकॉर्ड आपका पड़ा हुआ है कि आपकी टैक्स रिटर्न उसके साथ मैच हो रही है। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, मालूमात नहीं है। FBI के पास जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो FBI उसको मालूमात टैब में रख देता है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपके नाम पे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या गाड़ी आपके नाम पे है, इवन अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो उसकी अमाउंट जो आपने सर्व की है उसका रिकॉर्ड वहाँ पे शो हो रहा होता है। तो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए अपने मालूमात टैब के साथ उसको कोलैबोरेट करें, चेक कर लें। अगर वो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो देन अपनी रिटर्न पीसफुल होकर फाइल कर दें। ये थी वो बड़ी गलतियाँ जिनसे आपने बचना है। छोटी से छोटी गलती आपको बड़े से बड़ा नुकसान दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टैक्स रिटर्न प्रोफेशनली फाइल हो, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए कौन कौन से तरीकाकार हैं, ये सब जानने के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।